हेलो स्टूडेंट, मनीषा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, आज जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक है, उस पेपर के देखेंगे। मैंने आपको अप्लाइड जूलॉजी जो है उसके 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिए हैं। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप पहले वाला लेक्चर देखें, जिससे आपको इस पेपर के जो वो 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो आप वहां से कवर कर पाओ। फिर अपन बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, जो पेपर रहेगा वो रहेगा बच्चों इथोलॉजी का। ठीक है, आज का जो पेपर रहेगा वो किसका रहेगा? इथोलॉजी का रहेगा। कि इथोलॉजी के अंदर जो है अपन को कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इथोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये सारा जो है ये समझने वाला टॉपिक है। इथोलॉजी जो पूरी है अगर आपको समझ में आ गई, मैं आपको एक एक टॉपिक जो है वो इजी समझाऊंगी। पूरा अगर आपको समझ में आ गया तो थ्योरी जो है इसकी आप खुद भी बना लोगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आता है FAP यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। सेकेंड इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ FAP, कॉन्सेप्ट्स ऑफ FAP यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आ जाता है SS यानी साइन स्टिमुलस, ASE, फिर आ जाता है IRM। ठीक है, साइन स्टिमुलस हो गया, ASE एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी हो गया और इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ FAP में SS यानी साइन स्टिमुलस की बात कर ली, ASE यानी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर ली, नेक्स्ट IRM यानी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की बात कर ली। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड जो आता है लर्निंग एंड टाइप ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा फिरोमोन्स। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा बच्चों? फिरोमोन्स। तो ये जो है इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है अपने पास फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ FAP यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के कॉन्सेप्ट, जैसे SS यानी साइन स्टिमुलस हो गया, ASE एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी हो गई, IRM यानी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म हो गई। फिर आता है थर्ड लर्निंग एंड इट्स टाइप या लर्निंग एंड टाइप ऑफ लर्निंग, की लर्निंग क्या होती है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी बार आपने पेपर दिया, आप सोल्ड पेपर 5 साल के पेपर देखोगे तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है आपको हर बार मिलेगा। और एक आता है फिरोमोन्स, की फिरोमोन्स जो है वो क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या क्या होते हैं इसके, और टाइप ऑफ फिरोमोन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे FAP के बारे में। अगर देखा जाए बच्चों तो इसको मैं आपको एज ए प्रैक्टिकली समझाऊंगी, एग्जाम्पल देके समझाऊंगी सारा का सारा। इसका थ्योरी जो है जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वही एग्जाम्पल है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो मैं इसके एग्जाम्पल जो है वो बोल के समझाऊंगी। आप जो है इसको थ्योरेटिकल आप ट्रांसफर करना चाहो तो नोट्स इसके बना लेना इन क्वेश्चन के जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले FAP क्या है यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है। ठीक है, FAP यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो किसे बोलते हैं, क्या होता है। FAP का मतलब होता है, जैसे अगर बात की जाए किसी एनिमल का ऐसा बिहेवियर जिसको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी एनिमल का हो सकता है वो, क्योंकि ये सारा इथोलॉजी का मतलब क्या है, एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना। इथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, कि एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या होता है बच्चों? इथोलॉजी होता है। अब उसी बिहेवियर्स की ही बात कर रहे हैं कि FAP भी एक बिहेवियर है, लर्निंग भी एक बिहेवियर है, कॉन्सेप्ट ऑफ FAP भी एक क्या है? बिहेवियर है। तो इन्हीं बिहेवियर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
एफएपी क्या होता है? एफएपी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ऐसा बिहेवियर जो एनिमल जो है वो अपने मदर से ही यानी जेनेटिकली ही जो है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूं कि एनिमल का ऐसा बिहेवियर जो क्या होता है जेनेटिकली जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसको सीखने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ठीक है, यानी जैसे बच्चा जब रोता है तो क्या वो सीखता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है तो क्या उसने सीखा है रोना? हंसता है तो क्या उसने हंसना सीखा है? चलना तो चलो सीखा है उसने, क्या हंसना रोना उसने सीखा है? नहीं सीखा। तो वो क्या है? उसका एफएपी है। ठीक है, यानी उसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है सीखने की, ऐसा बिहेवियर शो करवाने की। तो किसी भी एनिमल के द्वारा शो किया गया वह बिहेवियर जिसको लर्निंग की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बिहेवियर जो है वो जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, जीन कंट्रोल बिहेवियर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बिहेवियर जो है वो क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न किसी भी एनिमल के द्वारा शो किया गया ऐसा बिहेवियर जिसको लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती है, स्थायी होता है, फिक्स होता है, इसलिए मैंने लिखा है फिक्स्ड। ठीक है, स्थायी है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल बिहेवियर, कभी भी ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये कैसा बिहेवियर है? अनचेंजेबल बिहेवियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक गिलहरी की बात करते हैं। आपको पता है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, और यही एग्जाम्पल जो है आपके पेपर के अंदर या बुक के अंदर दिए हुए हैं। पहला फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का जो एग्जाम्पल है वो जैसे बच्चे का रोना, बच्चे का हंसना, वो क्या है? एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है। दूसरा जो मेन एग्जाम्पल दे रखा है वो गिलहरी का दे रखा है। ठीक है, गिलहरी में क्या होता है? जब बहुत सारी गिलहरियां एक साथ रहती है तब भोजन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, क्या होगा बच्चों? जब भोजन की कमी हो जाती है, बहुत सारी गिलहरियां एक साथ रहती है, तो ये क्या करती है? गिलहरी जो है वो भोजन को स्टोर करने लग जाती है, गड्ढा खोदकर उसमें दबाने की कोशिश करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गिलहरी का सबसे जो अच्छा भोजन होता है वो पीनट यानी मूंगफली के दाने होते हैं। तो ऐसा ही होता है कि वो मूंगफली के दानों को खाने के बाद भी वो गड्ढा खोदकर दबाने की कोशिश करती है, स्टोर करती है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक गिलहरी को आर्टिफिशियली पाला गया। ठीक है, वो नेचुरली ये काम कर रही है, तो एक गिलहरी को तुरंत जन्म के बाद में तुरंत उसको आर्टिफिशियली पाला गया। अब जन्म से ही तुरंत पेरेंट्स से अलग कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेरेंट्स से सीखेगी, नहीं सीख पाएगी ना। आर्टिफिशियली पाला गया और जब देखा गया कि उसको बार बार में पीनट दिए जाते हैं यानी मूंगफली के दाने दिए जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक फर्श पे पाला गया। वो जानबूझ के ऐसे गड्ढा खोदने की कोशिश करती है उस फर्श में भी ताकि वो मूंगफली के दानों को दबा सके। ठीक है, तो ये पहला इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया गिलहरी पे। तो क्या माना गया कि ये जो है, ये गिलहरी जो है ये एफएपी शो कर रही है, यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो शो कर रही है। समझ में आ गया फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का मतलब। दूसरा कि अगर देखा जाए कि जो ये एफएपी है वो किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल स्टिमुलस से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, क्या होगा कि किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल स्टिमुलस से ये जो है वो प्रभावित नहीं होती है। जैसे चिड़िया बार बार में घोंसला बनाती है, ठीक है, बना रही है वो घोंसला, एक बार अगर उसकी घोंसले को तोड़ दिया जाए तो वो दोबारा बनाना स्टार्ट कर देगी, दोबारा तोड़ दिया जाए तो वो तीसरी बार बनाना स्टार्ट कर देगी, तीसरी बार भी तोड़ दिया जाए तो वो चौथी बार बनाना स्टार्ट कर देगी। यानी अपन बार बार में क्या दे रहे हैं? उसको स्टिमुलस दे रहे हैं अलग अलग प्रकार का, लेकिन उस स्टिमुलस का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो उसका जो नेस्ट फॉर्मेशन है किसका? चिड़िया का। ठीक है, वो क्या है? बर्ड का नेस्ट फॉर्मेशन भी एक एफएपी है, यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। फिर जैसे एक और था कि मंकी के अंदर जो टेल जो है, जब लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट ही बता रही हूं मैं,
लॉन्ग और जब शॉर्ट टाइप के मंकी, टेल वाले मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जब ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब मंकी जब जंप लगाते हैं, लॉन्ग टेल वाले मंकी, तो वो अपनी टेल को हिलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब देखा गया कि शॉर्ट टेल है, वो मंकी भी अपनी टेल को हिलाते हैं जंप करने पर, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है। लॉन्ग टेल वाले तो इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उसको बैलेंसिंग करना होता है जंप के टाइम पर, लेकिन जब उसमें टेल ही छोटी सी है तो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो ऐसा करता है। इसका मतलब क्या है, वो उनका जीन कंट्रोल बिहेवियर है, वो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी उससे कोई फायदा हो या नहीं हो, वो काम करेंगे ही करेंगे। तो वो क्या है, उनका FAP है, यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, ठीक है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल, जैसे अगर देखा जाए तो वो एक मुहावरा ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, है ना, आप पे भी लागू होता होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को बोलते होंगे घर वाले, बोलते हैं ना, तो आपका वो बिहेवियर जिसके लिए तुम्हें बोल रहे हैं, तुम वही बार बार में वही वो काम कर रहे हो, स्टिमुलस भी दे रहे हैं तुम्हें, नहीं करना नहीं करना, है ना, फिर भी तुम वही वो काम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा FAP बन गया है तो नहीं जीन कंट्रोल के द्वारा, लेकिन वो FAP बन गया है, ठीक है। तो FAP को समझने का तरीका, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, किसी भी स्टिमुलस के कारण नहीं होता, जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, स्थायी होता है, और इसको लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये अपन ने FAP यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की बात की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ FAP। FAP के कॉन्सेप्ट जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ FAP। FAP के कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ FAP। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ FAP की बात की जाए, यानी FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहला होता है SS, यानी इसको बोलते हैं साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस FAP को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से अगर मैं बोलूं रिक्वायरमेंट किस किस की होती है, तो वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। FAP को शो करवाने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ FAP। FAP शो करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स जो है उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ FAP। FAP के कॉन्सेप्ट, पहले अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो वो होता है साइन स्टिमुलस। अगर साइन स्टिमुलस को देखें कि ये साइन स्टिमुलस क्या है, तो FAP शो करवाने के लिए दिया जाने वाला जो स्टिमुलस होगा, ठीक है, किसी भी एनिमल के द्वारा FAP शो करवाने के लिए, कोई भी एनिमल हो सकता है, तो किसी भी एनिमल के द्वारा FAP शो करवाने के लिए उसे दिया जाने वाला जो स्टिमुलस होगा उसको क्या बोला जाता है, साइन स्टिमुलस बोला जाता है, ठीक है। जैसे वो गांधी जी वाला एग्जाम्पल छोड़ो, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिख के आने हैं। जैसे अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, तो वो जो तुम्हें थप्पड़ मार रहा है वो आपके लिए क्या है, साइन स्टिमुलस है, उसके लिए आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, तो वो रिस्पॉन्स क्या होगी, आपकी FAP होगी। वो थप्पड़ मारेगा तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आप चुप रहोगे या वापस उसको खींच के लगा के दोगे, ठीक है, तो वो आपका रिस्पॉन्स है। साइन स्टिमुलस के द्वारा जो ऐसा स्टिमुलस जिसके द्वारा जो है वो FAP शो की जाती है उसको साइन स्टिमुलस बोलते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विजुअल साइन स्टिमुलस, यानी किसी को अपन देखते हैं ऐसा स्टिमुलस जिसको देखकर अपन FAP शो करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक मदर की बात करूं, जब बच्चा किसी और की गोद में होता है तो वो अपनी माँ को देखता है, तो माँ को देखते ही वो रोने लग जाता है उसके पास जाने के लिए। तो उसने देखा, तो जो माँ है वो उस बच्चे के लिए क्या है, साइन स्टिमुलस है, और उसका रोना क्या है, वो FAP है। एग्जिट एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है, ये आप देखते भी हो, नोटिस भी करते हो। दूसरा जो एग्जाम्पल की बात करूं विजुअल साइन स्टिमुलस की, तो इसमें क्या आता है, इसमें दे रखा है हेरिंग गर्ल का,
कि जब हैरिंगल जो चूजे होते हैं, हैरिंगल जो है एक स्पीसीज है बर्ड की, तो उनके जो चूजे होते हैं, जब उसकी मदर की एक बैक पर रेड स्पॉट पाया जाता है, उस पर टैप करते हैं चोंच से, तो क्या होता है, वो उनको भोजन देती है। जब वो उन पर टैप नहीं करेंगे तब वो उसको भोजन नहीं देगी। ठीक है, तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया विजुअल साइन स्टिमुलस का। तो देखकर जो शो किया जाता है वो विजुअल। अगर मैं बात करूं विजुअल, अगर सुनकर किया जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑडिटरी, ऑडिटरी साइन स्टिमुलस। जैसे आप देखते हो पेरेंट्स जो अपने अपने बच्चे की आवाज सुनकर उसके पीछे भागते हैं, ऐसे देखते हैं कि क्या हुआ मेरे बच्चे को। ठीक है, तो वो उसका ऑडिटरी साइन स्टिमुलस ही तो है ना, कि अपने बच्चे की आवाज को पहचाना और उसके लिए उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखना। तो वो क्या होता है, ऑडिटरी साइन स्टिमुलस, सुनकर क्या करना। हेन जो है वो चूजे की वॉइस से अट्रैक्ट होती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। मुर्गी की बात कर रहे हैं, जब चूजा ऐसे आवाज निकालता है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है और उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। जब वो आवाज नहीं निकालेगा तो उसको हैन जो है, मुर्गी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी। थर्ड जो आता है वो आता है केमिकल साइन स्टिमुलस, यानी केमिकल जो स्टिमुलस है वो केमिकल है और उसके अगेंस्ट जो शो किया जाने वाला रिस्पॉन्स है वो एफएपी है। तो थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, केमिकल साइन स्टिमुलस, केमिकल। और फोर्थ आता है सुपर नॉर्मल। केमिकल साइन स्टिमुलस का एग्जांपल बताऊं तो जो मेल सिल्क वर्म जो है वो क्या करती है, ये एक देखा जाए तो एक लिक्विड का सिक्रेशन करती है जिसके कारण जो फीमेल सिल्क वर्म है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये केमिकल साइन स्टिमुलस है अट्रैक्शन के लिए। सुपर नॉर्मल साइन स्टिमुलस, यानी एक छोटा स्टिमुलस दिया जाए, एक बड़ा स्टिमुलस दिया जाए, तो बड़े स्टिमुलस की तरफ ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होगा कोई भी एनिमल, तो उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल। इसके लिए ग्रे लेग गोश्त जो है उस पर एग्जाम्पल किया गया था। ग्रे लेग गोश्त जो है उसको 2 टाइप के अंडे दिए गए और ग्रे लेग गोश्त जो है वो इंक्यूबेशन देना स्टार्ट कर देती है, बार बार में इंक्यूबेशन देती है, तो वो बड़े एग जो है वो उनको तो इंक्यूबेशन देने लग जाएगी और जो छोटे एग है उनको इंक्यूबेशन नहीं देगी। तो वो कैसा है इसका, सुपर नॉर्मल साइन स्टिमुलस। कैसा स्टिमुलस है बच्चों उसका, सुपर नॉर्मल साइन स्टिमुलस है। नेक्स्ट, पहले साइन स्टिमुलस की बात कर ली, दूसरा होता है साइन स्टिमुलस के बाद में IRM, IRM यानी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। और लिख देती हूं मैं, साइन स्टिमुलस, IRM और ASE, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। तो क्या होता है, SS यानी साइन स्टिमुलस हो गया कि ऐसा स्टिमुलस जिसके कारण FAP शो की जाती है। लेकिन FAP साइन स्टिमुलस मिलने के बाद तुरंत ही शो नहीं होती है। जब कोई साइन स्टिमुलस मिलता है, जैसे किसी को चांटा पड़ता है जोर से, तो उसके ब्रेन में ऐसे चेंजेस आते हैं, उसके ब्रेन में से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि अपनी बात करें, चांटा मारा तो इसने क्यों मारा, क्या रीजन था, ऐसे करके वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ब्रेन में होने वाली जितनी भी केमिकल एक्शंस जो होती है, या मैं बोल दूं ब्रेन में होने वाली जितनी भी एक्शंस जो होती है साइन स्टिमुलस मिलने के बाद में, उसको क्या बोला जाता है, IRM बोला जाता है। ठीक है, साइन स्टिमुलस के मिलने के बाद में होने वाली जितनी भी एक्शंस होगी उनको क्या बोला जाता है, IRM। फिर आता है ASE, फिर उन एक्शन FAP शो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलते हैं ASE। तो क्या होता है, सबसे पहले साइन स्टिमुलस मिलेगा, फिर उसके ब्रेन में चेंज आएगा, फिर उसके पास एनर्जी होगी और एनर्जी के कारण वो FAP शो कर देगा। ऐसे ही तो होता है, साइन स्टिमुलस मिलेगा, IRM यानी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होगी, फिर वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी और फिर वो FAP शो कर देगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ FAP। FAP के जो है वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, उन कॉन्सेप्ट की अपन ने बात कर ली, कॉन्सेप्ट ऑफ FAP की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन लर्निंग की, कि लर्निंग कौन कौन सी होती है और किस प्रकार की लर्निंग होती है। सेकेंड जो इथोलॉजी का पॉइंट आता है वो लर्निंग और टाइप ऑफ लर्निंग।
लर्निंग कौन कौन सी होती है और टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो कौन कौन सी होगी, उसकी बात करेंगे। लर्निंग क्या है और टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है। लर्निंग क्या होता है, किसी भी एनिमल के द्वारा शो किया जाने वाला ऐसा बिहेवियर जिसको सीखने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, किसी भी एनिमल के द्वारा शो किया जाने वाला ऐसा बिहेवियर जिसको सीखने की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है बच्चों लर्निंग। लर्निंग, ठीक है, किसी भी एनिमल के द्वारा शो किया जाने वाला ऐसा बिहेवियर जिसको क्या होता है बच्चों, से सीखने की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है लर्निंग। अब लर्निंग जो है एक प्रकार की तो ऐसी लर्निंग होती है, एक तो जिनको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर भी बिहेवियर शो करता है, वो एफएपी होती है जो जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। लेकिन एक बच्चा जन्म के बाद में जो सीखता है और सीखने के बाद में जो शो करता है वो उसकी क्या होती है, लर्निंग बिहेवियर होती है। लर्निंग बिहेवियर में भी एक होती है कि एक बार जो उसने सीख लिया उसको बार बार में वो चेंज कर सकता है, लेकिन एक ऐसा भी बिहेवियर होता है जिसने एक बार सीख लिया उसको तो वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, इम्प्रिंटिंग। ठीक है, कि किसी भी एनिमल के द्वारा शो किया जाने वाला ऐसा बिहेवियर जो उसने एक बार अपनी लाइफ में सीख लिया तो उसे वो दोबारा किसी भी हालत में वो चेंज नहीं करता है। जैसे उसे पता चल गया कि मेरी मदर, आपको पता है कि मेरी मदर ये है तो आप उसी को मदर मानते हो, क्या दूसरे को मान लोगे, नहीं मानते ना। आपको पता है आपके फादर ये है तो क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो कि मेरे फादर ये नहीं ये है, नहीं कर सकते ना। तो जो आपने एक बार सीख लिया उसमें अगर चेंज नहीं कर सकते तो वो आपकी क्या है, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है। लेकिन सीखने के बाद जो चेंज कर सकता है उसको बोलते हैं अलग अलग प्रकार की लर्निंग। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं हैबिचुएशन यानी आदत। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, हैबिचुएशन। हैबिचुएशन, इसमें क्या होता है, ये सबसे सिंपल टाइप की लर्निंग होती है। ठीक है, जिसमें ना तो कोई अवार्ड या कोई पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होती है, कि सारी जितनी भी मैं लर्निंग बताऊंगी ना वो सारी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू ही जो है वो अर्जित की जाती है। याद रखना, जितनी भी प्रकार की लर्निंग की अपन बात करेंगे वो सारी की सारी लर्निंग जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से यानी सीख कर जो है वो शो की जाती है। हैबिचुएशन, आदत कि अपनी आदत क्या है, तो आदत अपन चेंज कर सकते हैं बार बार में। तो आदत क्या है, आदत अपनी नॉर्मल डेली रूटीन जो है उसको अपन हैबिचुएशन बोलते हैं। तो अपन अगर इसमें ना तो कोई अपन को रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड यानी पुरस्कार मिल रहा है, ना ही कोई पनिशमेंट मिल रही है, तो आपकी नॉर्मल आदत है, तो जो नॉर्मल डेली बिहेवियर है तो वो क्या होता है, उसका हैबिचुएशन होता है। ठीक है, और इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट शामिल नहीं है। अगर आपको बार बार में उसके लिए किसी भी प्रकार का स्टिमुलस दिया जाए तो उस आदत को आप चेंज कर सकते हो इजीली, यानी ये तो चेंज नहीं होती लेकिन ये चेंज हो सकती है। जैसे इसका अगर एक एग्जांपल बताऊं मैं, मकड़ी जो है नॉर्मली जाला बनाती है, नॉर्मली क्या जाला ही बनाती है ना। तो अगर एक बात की जाए तो एक मकड़ी जो है, स्पाइडर जो है वो नेट का फॉर्मेशन करती है, एक जाले का फॉर्मेशन करती है। तो उस नेट को आप जिस साइड से हिलाते हो ना, यानी वो स्टिमुलस है तो वो स्पाइडर उसी तरफ गति करती है। ठीक है, कि उसको लगता है कि कोई क्या है, एनिमी आया है, तो वो उसकी तरफ गति करती है। लेकिन बार बार में आप ये प्रोसेस करोगे, बार बार में हिलाओगे तो उसके लिए वो रेस्पॉन्स देना ही बंद कर देगी। तो क्या है कि वो हैबिट है उसकी कि जिधर स्पाइडर हिलेगा, वो सॉरी नेट हिलेगा, उधर वो गति करेगी। लेकिन बार बार में आप क्या कर रहे हो, हिला रहे हो उसको, लेकिन कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा, तो वो अपनी इस आदत को चेंज कर लेगी। फिर उसमें कितना ही आप उस जाले को हिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पाइडर के। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी हैबिचुएशन है। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल दूं
तो आप देखते हो कि एक तालाब के पास अपन कहीं घूमने जाते हैं तो एक तालाब देखते हैं तो वहां पे मछलियां तैर रही होती है किनारों के पास, लेकिन जैसे ही अपन तालाब के पास जाते हैं तो वो अंदर है मछलियां, तो बाहर तो आएगी नहीं वो। तो क्या होगा कि जैसे अपन वहां जाएंगे तो उनको अपनी परछाई जो दिखती है उन मछलियों को, तो वो उस परछाई से डरकर भाग जाती है। लेकिन अगर बार बार में अपन ऐसे ही डेली उसको ये स्टिमुलस देंगे, अपन बार बार में जाएंगे उस तालाब के पास, तो उन मछलियों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वहीं की वहीं रहेगी। यानी वो आदत थी शत्रु को देखकर, यानी एनिमी को देखकर भाग जाना, लेकिन आप उसको एनिमी लगते ही नहीं हो तो क्यों भागेगी, तो वो अपनी आदत चेंज कर लेती है। तो ये क्या है, हैबिचुएशन है। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना। सेकंड नंबर जो बिहेवियर आता है उसको अपन बोलते हैं बच्चों क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन में शो की जाने वाली रिफ्लेक्शन, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, उसको कंडीशन चाहिए, कंडीशन में शो की जाने वाली एक्शन वो भी रिफ्लेक्स सॉरी, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या आएगा कि किसी भी एनिमल के द्वारा स्पेसिफिक कंडीशन में शो की जाने वाली जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको क्या बोला जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके लिए पावलोव ने एक एग्जांपल दिया था, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता ही होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ भी चुके हो। पावलोव ने क्या किया, एक कुत्ते को पाला और उस कुत्ते पर उसने 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, कुत्ते को भोजन दिया, तो जब वो भोजन देता था, उसको मीट देता था पावलोव, तब वो क्या करता था, सिलाइवा का सिक्रेशन करता था, ठीक है। फिर उसने लगातार भोजन देने से पहले उसने घंटी बजाई, फिर उसको भोजन दिया। दूसरे दिन भी ऐसे ही किया, भोजन देने से पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, लगातार ये प्रोसेस करता गया। तो उसने क्या देखा कि कुछ दिनों के बाद में जो कुत्ता है वो घंटी बजाने के मात्र से ही किसका सिक्रेशन करने लग जाता है, सिलाइवा का। जो भोजन को देखकर जो सिलाइवा का सिक्रेशन हो रहा था वो घंटी बजाने मात्र से ही हो गया। यानी अब उसको पता चल गया कि क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, है ना। तो यानी ये क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रकार की जो कंडीशन है उसके लिए एनिमल जो है वो बिहेवियर शो करवा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी स्पेसिफिक कंडीशन में रिफ्लेक्स एक्शन जो शो की जाती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद में जो आता है वो आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। थर्ड, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, यानी बार बार में ट्राई करना, गलती करके सीखना। वही क्या है, एनिमल जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है, ऐसे ही तो बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना कि गलतियों से सीखता है। कोई भी जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है, आप हो, मैं हो, सब हो, सभी अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो वो इस पे डिपेंड करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है बार बार में गलती करके सीखना। इसके लिए मेज बॉक्स काम में लिया गया था कि एक भूल भुलैया टी आकार का मेज बॉक्स काम में लिया गया था, ठीक है। उसमें क्या था, एक राइट डायरेक्शन के अंदर और लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर क्या रखा गया, फूड मटेरियल रखा गया। तो एक साइड फूड मटेरियल था ऐसे मेज में और एक साइड नहीं था, और उस पे चूहों को छोड़ दिया गया। तो एक साइड चूहे इधर गए, इधर गए, जिस साइड फूड मिला तो कुछ टाइम बाद में क्या होने लग गया, उनको वो उधर ही जाते थे जिधर भोजन था। तो उन्होंने क्या देखा कि लगातार ट्राई करने पर उन्होंने सीख लिया कि भोजन किधर है, अब वो उधर ही जाते हैं, ठीक है। यानी अपनी गलतियों से सीख लिया और फिर वो बिहेवियर शो करने लग गया। ऐसा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। नेक्स्ट आता है लेटेंट लर्निंग, 4th नंबर, लेटेंट लर्निंग, तुरंत सीखना, ठीक है, तुरंत सीखना। लेटेंट लर्निंग का मतलब है तुरंत जो है वो डिसीजन लेना। जैसे इसके लिए उसने टी आकार का एक बॉक्स काम में लिया, ठीक है। स्किनर जो है उनने किया था, ये स्किनर ने जो है वो टी आकार का एक बॉक्स काम में लिया। उसमें उस टी आकार के बॉक्स में एक टी पर तो ऐसे इधर तो रखा उसने पानी और इधर रखा इसने फूड, और इस पे चूहों को छोड़ा।
तो चूहे कभी पानी की तरफ गए, कभी फूड की तरफ गए, पानी की तरफ, फूड की तरफ। फिर क्या हुआ, उन्होंने जब छोड़ा तो देखा कि कुछ जो प्यासे चूहे थे वो केवल पानी की तरफ ही जा रहे थे, और जो भूखे थे वो किधर जा रहे थे, वो किधर जा रहे थे बच्चों, भोजन की तरफ जा रहे थे। यानी अचानक डिसीजन, प्यास लगी तो पानी की तरफ जाना और भूख लगी तो भोजन की तरफ जाना। वो क्या है बच्चों, लेटेंट लर्निंग। फिर आता है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है अपने अनुभवों के आधार पर सीखना। ठीक है, अपने अनुभवों के आधार पर जो सीखना होता है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो सीखा है उसका यूज करके बिहेवियर शो करना, उसको इनसाइट लर्निंग का है। इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कॉफका ने किया था। कॉफका ने जो है एक कमरे के अंदर जो है वो जो चिंपैंजी है उसको छोड़ दिया, और कमरे के अंदर बहुत सारे बॉक्स पड़े थे ऐसे, और कमरे पे जो फैन था उस पे ऊंचाई पर उन्होंने केले लटका दिए। अब आपको पता है चिंपैंजी को, बंदर को केले कितने पसंद होते हैं, है ना। तो लगातार उसने कुछ टाइम तक तो उन्होंने कोशिश की वो केले उतारने की, लेकिन वो नहीं उतार पाया। फिर उसे थोड़ी देर बाद में उसे समझ आया कि बहुत सारे डब्बे पड़े हैं, तो वो डब्बे को अरेंज करके उस पर चढ़ के उसने केले उतार लिए। यानी पहले के अनुभव ही तो थे ना, जिसका यूज करके उसने बिहेवियर शो किया। तो अनुभवों के आधार पर जो बिहेवियर शो किया वो कौन सी लर्निंग हो गई बच्चों, इनसाइट लर्निंग। ठीक है, अनुभवों के आधार पर शो किया जाने वाला बिहेवियर किसके अंदर आता है, इनसाइट लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अपन ने लर्निंग और टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में समझा। अब लास्ट जो आता है बच्चों वो आता है फिरोमोन। ठीक है, लास्ट जो करेंगे अपन वो फिरोमोन की बात करेंगे कि फिरोमोन जो है वो क्या होते हैं, किसे कहा जाता है फिरोमोन। फेरोमोन क्या होते हैं कि किसी एक एनिमल के द्वारा सिक्रेट किए गए केमिकल जो उसी स्पीसीज के दूसरे एनिमल के बिहेवियर में चेंज लाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपन फिरोमोन्स। देखते हैं, बात करते हैं फिरोमोन्स की कि फिरोमोन्स जो है वो क्या होते हैं। किसी एक एनिमल के द्वारा शो किए जाने वाला केमिकल किसी, चलो मैं मिटा देती हूँ, फिर बात करते हैं फिरोमोन्स की। बात करते हैं फिरोमोन्स। फिरोमोन्स क्या होते हैं कि किसी एक एनिमल के द्वारा, किसी भी एक एनिमल के द्वारा शो किए गए केमिकल, शो नहीं, रिलीज किए गए बच्चों, किसी एक एनिमल के द्वारा रिलीज किए गए केमिकल जो उसी स्पीसीज के दूसरे एनिमल के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा उसके बिहेवियर में चेंज लाते हैं। जैसे फेरोमोन की अगर मैं बात करूं तो क्वीन जो हनी बी है वो एक केमिकल बनाती है अल्फा डेकोनोइक एसिड। वो डेकोनोइक एसिड जो है वो हनी बी के वर्कर जो है वो उसको खा लेते हैं डेवलपमेंट के टाइम, और वर्कर खा लेंगे तो उसमें ओवेरी का जो डेवलपमेंट है वो बंद हो जाएगा और वो स्टेराइल रह जाएंगे। तो ये एक टाइप का फेरोमोन है, उसी स्पीसीज का एनिमल उसको रिलीज करता है, उसी स्पीसीज का दूसरा एनिमल ग्रहण करता है और उसमें किसी ना किसी प्रकार का कोई चेंज आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स क्या है बच्चों, केमिकल ही होते हैं। ठीक है, ये फेरोमोन्स जो है वो एक ना एक प्रकार के केमिकल ही होते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो किसी एक एनिमल के द्वारा रिलीज किए जाने वाले केमिकल जो उसी एनिमल के दूसरी स्पीसीज के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और ग्रहण करने के बाद उसके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स। अब इनके कैरेक्टर देखें तो ये कैसे होते हैं, फेरोमोन वाष्पशील होते हैं, यानी
एयर के साथ जो है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगर कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा क्या होंगे, कैपेबल होंगे, स्थायी होंगे, एक्टिव होंगे, ऐसे बोल दूं एक्टिव, ज्यादा दूर तक जाएंगे। और अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो वो कम दूरी पर तक जाएंगे ना, ठीक है। वाष्पशील होते हैं, एयर के साथ घुलकर दूर दूर तक जा सकते हैं, एयर के साथ में मिलकर। फिर ज्यादा कंसंट्रेशन वाले ज्यादा जो है वो कैपेबल होते हैं बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, और कम कंसंट्रेशन वाले कम कैपेबल होते हैं किसी भी एनिमल के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। फिर अगर नेक्स्ट बात करूं कि ये किसके, फैटी एसिड के डेराइव्ड्स होते हैं, प्रोटीन और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं बच्चों। जो फेरोमोन्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन और फैटी एसिड जो है उनके डेराइव्ड्स होते हैं, प्रोटीन और फैटी एसिड, एसिड के डेराइव्ड्स यानी व्युत्पन्न होते हैं। फिर कैसे ग्रहण किए जाते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेरोमोन, कि दूसरा एनिमल इन्हें ग्रहण कैसे करता है। एक तो रिलीज कर देगा, एक एनिमल तो इनको रिलीज कर देगा, लेकिन इसको कोई दूसरा एनिमल जो है वो ग्रहण कैसे करेगा, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले ग्रहण करने के लिए अगर मैं बात करूं वो ऑल्फेक्शन का यूज करता है, ठीक है। ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन का मतलब होता है अपने घ्राण से संबंधित जो ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा ग्रहण करना, या मैं बोल दूं सूंघ कर, कोई भी एनिमल उनको सूंघ कर ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं ऑल्फेक्शन टाइप के। दूसरा मैं बोल दूं बाई कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट के द्वारा उनको ग्रहण करेगा, कि एक एनिमल रिलीज कर रहा है उसके साथ दूसरा एनिमल ने कॉन्टेक्ट यानी टच में आया और उसने ग्रहण किया। और थर्ड आता है बाई इंजेशन, यानी उसको खाकर ग्रहण करना। क्या आ गया, बाई इंजेशन, यानी एक एनिमल तो उसको रिलीज कर रहा है, दूसरा एनिमल उनको खाकर जो है वो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो वो बाई इंजेशन होता है। बाई ऑल्फेक्शन अपने घ्राण से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण करना, जैसे जितने भी सेक्स फेरोमोन होते हैं जो दूसरे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं वो ऑल्फेक्शन टाइप के फेरोमोन होते हैं। दूसरा बाई कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के द्वारा जो है, जैसे अगर मैं बात करूं इसके लिए ग्रास होपर जो है वो एक फेरोमोन सिक्रेट करता है जिसके कारण निम्फ जो है उस पर जुड़ता है और जिसके कारण जो है वो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके अंदर। फिर बाई इंजेशन यानी खाकर ग्रहण करना, जैसे हनी बी का एग्जांपल दिया, अल्फा डेकोनोइक एसिड, वो वर्कर हनी बी उसको खाती ही है और खाकर ही उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वो आता है बाई इंजेशन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ फेरोमोन की, कि फेरोमोन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये तो मोड ऑफ फेरोमोन थे, अब अपन बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ फेरोमोन, फेरोमोन के प्रकार। टाइप ऑफ फेरोमोन, फेरोमोन के प्रकार। एक तो आता है बच्चों जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, और एक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, ठीक है। टाइप की बात करूं तो एक तो होता है रिलीजर फेरोमोन, एक होता है प्राइमर फेरोमोन। टाइप्स की, एक तो होता है रिलीजर, रिलीजर फेरोमोन, एक होता है बच्चों प्राइमर फेरोमोन। ऐसे फेरोमोन जो दूसरे एनिमल के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और उसके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, वो रिलीजर फेरोमोन। ऐसे फेरोमोन जो दूसरे एनिमल के एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो दूसरे एनिमल के एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और उसके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, वो होते हैं प्राइमर फेरोमोन। रिलीजर की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है बच्चों इसमें सेक्स अट्रैक्शन फेरोमोन, जितने भी सेक्स अट्रैक्शन फेरोमोन होते हैं वो रिलीजर होते हैं। जितने भी सेक्स अट्रैक्शन फेरोमोन होते हैं वो रिलीजर होते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो होता है ट्रायल फेरोमोन, जैसे फॉर्मिक एसिड बनाती है ना,
जो आंट होती है, चींटियां जो होती है छोटी छोटी, वो फॉर्मिक एसिड बनाती है, वो फॉर्मिक एसिड फेरोमोन ही तो है, तो उनको एक ही रो के अंदर वो ले जाने का वर्क करती है, ठीक है, वो होता है ट्रायल फेरोमोन, ठीक है। कम्युनिकेशन वाले होंगे वो ट्रायल होंगे, चाहे हनीबी के हो, कोई से ही हो, सेक्स अट्रैक्शन वाले होंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अलार्म फेरोमोन जो खतरे का संकेत देते हैं। जैसे जब एक मधुमक्खी काटती है अपन को, तो वो फेरोमोन भी रिलीज करती है साथ में, जिसके कारण सारी मधुमक्खियां एक एनिमल को काटने लग जाती है। आपको देखा होगा, सुना होगा कि अटैक कर दिया एक दादाजी पे, ताऊ जी पे, या उसके इसने फलाना के उसने मधुमक्खियां खा गई बहुत सारी। तो एक साथ कैसे खा सकती है? तो वो होता है उनमें अलार्म फेरोमोन बनता है। एक मधुमक्खी जब काटती है ना, तो वो अलार्म फेरोमोन सिक्रेट करती है, जिसके कारण वो खतरे का संकेत देते हैं, जिसके कारण वो फैल जाता है फेरोमोन सबके अंदर, और वो सारी ही उनको काटने लग जाती है, वो उनको खतरा समझने लग जाती है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करने वाले जो है वो प्राइमर फेरोमोन होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्वीन जो है वो वाला प्राइमर फेरोमोन है, जो लंबे समय तक जो है वो एक्टिव रहता है। अल्फा डेकोनोइक एसिड जो कि क्वीन हनीबी के द्वारा रिलीज किया जाता है, और किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? वर्कर हनीबी के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। क्या होगा? क्वीन हनीबी तो उसको रिलीज करेगी, और वर्कर हनीबी जो है उसको ग्रहण करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये अपने टॉपिक थे इथोलॉजी से रिलेटेड, मैंने आपको ब्रीफली सारा बता दिया है। और डिटेल आप करना चाहो तो इन क्वेश्चन को और डिटेल में आप कर लेना बच्चों, ठीक है। आज की जो क्लास है अपन उसको यहीं पे फिनिश करेंगे, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।